नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिस क्लास का आपको बेहद इंतजार था, शुरू करने वाले हैं। दरअसल मैंने आपको बताया था कि फरवरी के महीने में हम मॉडल पेपर क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2026 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर की क्लासेस अब आज से शुरू करने जा रहा हूं। बेसिकली मैं आज थर्ड ईयर से शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चे मायूस ना हो, उनकी क्लासेस भी इसी महीने में, दैट मीन्स कि 2-4 दिन में उसकी भी कंटिन्यू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। हाँ, टाइम अलग रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपने क्लास को स्टार्ट किया है तो ये जो सेशन में लेकर आया हूं ना, अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हो, कुछ सेकंड ईयर वाले भी देख रहे हो, तो बिल्कुल आप जो है ना स्टार्टिंग में 5 मिनट तक जरूर क्लास में बने रहिएगा। उसका कारण मैं बताऊंगा आगे चल के आपको ना। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है, ठीक है। तो क्लास के आप पूरा, जब फर्स्ट ईयर के वाले हैं तो लास्ट तक तो आप नहीं देखने वाले, सेकंड ईयर वाले तो भी लास्ट ईयर तक नहीं देखने वाले, क्योंकि मैं थर्ड ईयर की इकोनॉमी का आज मैं पेपर डिस्कस करवाने जा रहा हूं आप लोगों को। मॉडल पेपर मतलब आईएमपी क्वेश्चन दूंगा। तो लेकिन अगर आप अलग भी हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर वाले हैं, तो भी 5-7 मिनट क्लास की स्टार्टिंग जरूर देखिएगा। जब मैं एक पहला क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा तो उस पहले क्वेश्चन का डिस्कशन आप खाली देख लीजिएगा, किस बेसिस पे हमें क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। पूरी एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लासेस की बिना टाइम गवाए। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आप लोगों को। आज जो मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं, आज जो मॉडल पेपर क्लासेस की शुरुआत की है मैंने, वो है आपके बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र। ये आपका सब्जेक्ट है ना। तो वृद्धि एवं विकास के अर्थशास्त्र बीए थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आंसर है उनके, मैं आपको आईएमपी टॉप कैटेगरी के 15 आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूं। और मैं गारंटी लेता हूं इन 15 क्वेश्चनों से बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पेपर में इन 15 क्वेश्चनों में से जितनी आपको आवश्यकता है करने की, बिल्कुल 100% हो जाएगा। क्योंकि एनालाइज अगर मैं करूं तो 2025 में जो पेपर रहा है 95% रहा था वृद्धि एवं विकास के अर्थशास्त्र वाला, ठीक है। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे प्राइवेट हो या रेगुलर हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसकी आंसर शीट भी अवेलेबल है। मैं आपको आज टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं, तो यहां पर जरा देख लीजिए आप लोग। वैसे तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस मेरी अटेंड की है ना, 2025 में जिन्होंने मॉडल पेपर लिए थे, उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि किस स्टाइल में यहाँ मॉडल पेपर आते हैं। लेकिन फिर भी मैं बेसिक में आप नए बच्चों के लिए बता दूं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन में आप लोगों को दीर्घ प्रकृति के देने वाला हूं, दीर्घ प्रकृति के, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे संक्षेप वाले ना। 15 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के, क्या बात है भाई, और 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर लघु प्रकृति के। तो कुल मिला वैसे 25 क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, 15 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। जो 10 क्वेश्चन लास्ट में होंगे ना, वो जो वन लाइन में शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं देने वाला हूं। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दूंगा वो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी के होने वाले हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि सर ये तो क्वेश्चन है, लेकिन इनके आंसर का क्या करना है। तो आंसर के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप अपनी बुक से भी इन आंसरों को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे पास में भी इसकी कस्टमाइज नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। सेशन के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सभी प्रश्नों के आंसर कस्टमाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, और किस प्रकार से लिखना है, कैसे इसका जवाब देना है, वो सब अच्छे से है ना मैनेज करके किताब बनाई गई है। तो वो आप कैसे ले पाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन की नोट्स भी अवेलेबल है, सेशन के लास्ट में बताने वाला हूँ। फिलहाल बिना देर गवाए, अब जितना टाइम लगा वो ठीक है, बट अब क्लास की करते हैं शुरुआत और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये तो आपने देख लिया ना, टोटल में कितने क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन में आपको देने वाला हूँ। उनमें पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। अब यहां पर ध्यान देने योग्य क्या है, देखिए ध्यान जरा। आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास की परिभाषा, आर्थिक विकास की विशेषताएं। पहले प्रश्न में आप लोगों से 3 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, अथवा दिया गया है। अथवा में प्रश्न है, आर्थिक विकास की अवधारणा को समझाते हुए इसकी आर्थिक विकास की प्रकृति को बताइए। अब दोस्तों यहां पर फोकस क्या करना है आपको, फोकस क्या, देखिए सेम प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रश्न की जो शब्दावली में आपको दे रहा हूं ना, उसे समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का पहला कॉन्सेप्ट ही होता है अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इसकी प्रकृति। ये 4 जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि इनको देना कैसे है। चलिए मान लेते हैं कि आपने किताब में पढ़ भी लिया कि अर्थ इसका समझ लिया, आर्थिक विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा, एक दो विद्वानों की परिभाषा आपने देख ली, विशेषताओं को भी पढ़ लिया, प्रकृति समझी, सब ठीक है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी और लिख करके आने के बाद भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिलते। उसके पीछे रीजन क्या होता, तो उसके पीछे बड़ा कारण होता है आप लिख कैसे रहे हैं। जो नॉलेज आपके पास में है उस नॉलेज को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं।
खाली राइटिंग ही मायने नहीं रखती है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है तो आपको बहुत सुंदर नंबर मिलेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। राइटिंग जी हाँ अच्छी होना, राइटिंग इतनी अच्छी होना चाहिए कि सामने वाले को समझ जाए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी है ना लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, सामने वाला आसानी से पढ़ पाए, कंफ्यूज ना हो, इतनी अच्छी राइटिंग है, पर्याप्त है। लेकिन जो नॉलेज आपके पास में लिखोगे कैसे, तो पूरी स्ट्रेटजी में यहां पर लेकर आया हूं। और इसीलिए बोला था कि फर्स्ट ईयर सेकंड या कोई भी बच्चा हो जिनके सिलेबस में सब्जेक्ट नहीं भी होना, तो भी एक पहला क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद बिल्कुल जा सकते हो। और आपके क्लासेस कौन से ईयर से हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो जिसकी ज्यादा कमेंट आएगी ना वहां से हम फिर से शुरुआत कर देंगे मॉडल पेपर की, ठीक है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्रकृति को समझाइए, ठीक है ना। ये समग्र एक क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर आप कैसे करोगे, देखिए फॉर्मेट के लिए तो एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उस फॉर्मेट के लिए मैं अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं एक अलग सेशन ले लूंगा 15-20 मिनट का, उसमें पूरा बता दूंगा मैं आपको कि एग्जैक्टली कैसा फॉर्मेट एक आंसर राइटिंग का होना चाहिए। लेकिन उस फॉर्मेट में लिखना कैसे है ये समझ लीजिए पहले तो आप। देखिए सबसे पहले शुरुआत करोगे, मैं पिछले 5 सालों से एक ही बात बोलता आया हूं, प्रश्न की चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, प्रश्न की शुरुआत करेंगे आप व्याख्या से, और उसी व्याख्या को कहते हैं हम भूमिका, ठीक है। व्याख्या लिख दीजिए या भूमिका लिख दीजिए, यहां से आप पहले शुरुआत करेंगे। ये पहला पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 1, व्याख्या या भूमिका, ठीक है। तो यहां से आप लोग शुरुआत करेंगे। अब जैसे आर्थिक विकास की व्याख्या मतलब उसके अर्थ को सामान्य शब्दों में आप लोग समझा दीजिए, ठीक, क्या समझाएंगे भाई, आर्थिक विकास की हेडिंग डालेंगे आप लोग। अब आर्थिक विकास की हेडिंग डाल क्या बताएंगे, उसको संक्षेप में बताना है ना, भूमिका में लिखना है आय वृद्धि के बारे में आप लिख दीजिए। अब चूंकि आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारे इनकम में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस वृद्धि से हो रहा है, किस स्तर से हो रहा है, वो हमें बताना होगा। उसके बाद संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी आप बताइए कि आपकी आय वृद्धि होने के कारण इस आय वृद्धि का संरचनात्मक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन किस गति से हो रहा है, ये आप संक्षेप में समझाएंगे। इसके अलावा एक अच्छी सी परिभाषा भी आप लोग दे देंगे, किसी भी अच्छे विद्वान की, किसी भी अच्छे इकोनॉमिस्ट की एक परिभाषा दे देंगे, तो यहां से आपकी भूमिका रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट भूमिका में देना है, जिसमें आपको बेहतर शब्दों के साथ में अच्छे विचारों के साथ आर्थिक विकास का अर्थ समझाना है, एक सामान्य मुश्किल से 7-8 लाइन के अंदर इसको खत्म करना है। अब उसके बाद में आता है आपके प्रश्न का मुख्य भाग, आपके आंसर का मुख्य भाग आ जाता है, जिसमें आपको अब उसका मुख्य भाग समझाना। अब मुख्य भाग मतलब जो मेन पार्ट होता है प्रश्न का, है ना। अब उस प्रश्न के मेन पार्ट में आपको सबसे पहले तो क्या करोगे, आर्थिक विकास के अर्थ को लिखोगे, है ना। अब आर्थिक विकास की परिभाषा चूंकि आपने भूमिका में दे दी है तो दोबारा देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और फिर भी अगर आप देना चाहते हो किसी अन्य विद्वान की, किसी अन्य अर्थशास्त्री की, तो अर्थ के साथ ही अर्थ वाले पॉइंट में ही परिभाषा, एक बिंदी लगाकर परिभाषा लिख दीजिए, और हेडिंग डाल के, सब हेडिंग डाल करके उसकी परिभाषा लिख दीजिए, अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मुख्य जो आपका जो पार्ट आता है आंसर का, उस मुख्य पार्ट में क्या लिखेंगे आप, विशेषताएं लिखेंगे। विशेषताएं पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, निबंध की तरह मत लिख दीजिएगा ना, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 5-6 पॉइंटों में तो उसकी विशेषता लिखिएगा, ठीक है। अब उस विशेषताओं में क्या क्या हो सकता है, जैसे आय वृद्धि हो सकती है, जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, तकनीकी प्रगति हो सकती है, संरचनात्मक परिवर्तन, गरीबी में कमी, ये सब जो है ना इसके क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। उसके बाद में क्या पूछा गया आपसे, प्रकृति पूछी गई है, तो प्रकृति वाला दूसरी हेडिंग डाल दीजिए आप, प्रकृति, है ना, जिसमें बहुआयामी, सतत, गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन क्या हो रहा है, ये प्रकृति बता दीजिए। इसकी नेचर कैसा होता है, आर्थिक विकास का नेचर कैसा है, तो जो नेचर होगा किस किस टाइप का नेचर हो सकता है भाई, बहुआयामी हो सकता है, सतत भी हो सकता है, गुणात्मक मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है ना, मात्रात्मक भी हो सकता है। तो जो अलग अलग टाइप के जो इसके जो नेचर है, उस नेचर को आप प्रकृति वाले में समझा सकते हैं। उसके बाद में आपको दोनों में, किस किस में दोस्तों, वृद्धि और विकास दोनों में छोटा सा एक अंतर लेना है, छोटा सा अंतर लेना, नहीं पूछा गया चलेगा, और इसीलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया, संक्षेप में लिखिए आप लोग, संक्षेप में। तो वृद्धि वर्सेस विकास, वृद्धि वर्सेस विकास, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इन दोनों में संक्षेप में एक छोटा सा अंतर आप लोग समझा दीजिए। ये सब पढ़ेगा ना, पगला जाएगा कॉपी चेक करने वाला, वो बोलेगा कि यार ये स्टूडेंट है या अर्थशास्त्री है कोई आंसर लिखने वाला। इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी है ये, अगर इस स्ट्रेटजी से अगर आपने आंसर राइटिंग कर दी ना, तो वाकई में वो सोचेगा कि बीए वाले बच्चे कॉपी चेक कर रहा हूं या किसी अर्थशास्त्री की कुछ जो लिखा हुआ कुछ उसका प्रोजेक्ट चेक कर रहा हूं। वाकई में एक बेहतर जबरदस्त एक
तरीका है आंसर राइटिंग करने का। तो ये सारे पार्ट जो है ना इस कैटेगरी में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आप लोग लिखोगे उपसंहार, जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं ना, निष्कर्ष। उपसंहार काफी ज्यादा पुराना, इट्स ओके, लिख सकते हो आप निष्कर्ष, ठीक है। तो लास्ट में आप हेडिंग डालोगे निष्कर्ष की, और निष्कर्ष में जो है विकास और मानव कल्याण दोनों को मिला जुला रूप आप जो मतलब आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है। इस प्रकार से एक अच्छा सा एक निष्कर्ष भी आप लोग 5-6 लाइन में निष्कर्ष कंप्लीट कर लोगे। तो कुल मिला के कहने का मेरा सीधा सा अर्थ यह है कि भूमिका से आप लोग स्टार्ट करोगे, मतलब व्याख्या वाले बिंदु से स्टार्ट करोगे, क्या क्या लिखोगे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपके आंसर का मुख्य भाग आ जाता है, मेन पार्ट आपके आंसर का। उस मेन पार्ट में प्रश्न में मुख्य रूप से जो पूछा गया है ना, वहां से पॉइंट नंबर 1 लिखकर डालिए पहले, सबसे पहले अर्थ लिखोगे। वो पॉइंट नंबर 2 में आप विशेषता लिख दी, पॉइंट नंबर 3 में प्रकृति लिख दी, जो भी आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ये मुख्य भाग हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा हटिए प्रश्न से, और जो नहीं पूछा गया है एक्स्ट्रा है ना, उसको समझाने के लिए आप लिखेंगे कि भैया वृद्धि और विकास दोनों में भी एक डिफरेंस होता है ना, दोनों में भी डिफरेंस होता है। तो दोनों में एक छोटा सा 2-4 लाइनों में डिफरेंस लिख दीजिए, एक टेबल बनाकर लिख देंगे और समय बचेगा आपका, और इफेक्टिव भी लगता है वो। उसके बाद में निष्कर्ष लिख दीजिए, बस पल्ला झाड़ लीजिए प्रश्न से, हो गया आपका प्रश्न, दैट्स ऑल। बात समझ आई आप लोगों को। चलिए, तो जो भी जिन बच्चों को समझ आ रहा है ना, स्ट्रेटेजी समझ आ रही है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं, सही बता रहे हैं आप लोग, और आपको समझ भी आ रही हो ना, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब देते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है, इसका नोट डाउन कुछ नहीं करना है आप लोगों को, मैं ये सारी नोट्स जो है ना, क्लास नोट्स, ये आपको देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुमंगलम विकास पारंपरिक प्रगति और विकास के प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए प्रश्न को। प्रश्न बोल रहा है कि सुमंगलम जो विकास होता है, सुमंगलम विकास पारंपरिक प्रगति और पारंपरिक विकास के प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। सुमंगलम विकास की जो परिभाषा विचार है या धारणा है, ये पारंपरिक विकास, पारंपरिक जो सिद्धांत रहा है प्रगति या विकास का, उससे एकदम अलग है। तो यहां पर यही बताना है कि ये क्यों अलग है, कैसे अलग है, ठीक है। इसकी स्ट्रेटजी भी इस प्रकार हो सकती है, सबसे पहले वही भूमिका से आप स्टार्ट करेंगे, फिर मुख्य पार्ट में जाएंगे। अब क्योंकि यहां पर अलग पूछा गया है, मतलब दोनों में तुलना पूछी गई है, तो आपको तुलना बतानी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी, तो आपके प्रश्न का मेन पार्ट क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। ये याद रखना दोस्तों, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आपके उत्तर का जो मेन पार्ट है वही बन जाएगा, है ना। तो यहां पर मुख्य वाक्य क्या बन रहा है, देखिए तुलनात्मक ढंग से आप लोगों को दिखाना। यहां पर पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, आय उत्पादन बनाम मानव कल्याण, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, मात्रात्मक वृद्धि बनाम गुणात्मक सुधार। उसी प्रकार से आर्थिक सूचकांक बनाम सामाजिक नैतिक मूल्यों का समावेश। और अकाल अल्पकालिक लाभ, सो भी अल्पकालिक लाभ या समावेशी दृष्टिकोण या सतत लाभ, है ना, जो लंबे समय तक मिलते रहे। तो ये कुछ पॉइंट आपके मुख्य भाग में हो सकते हैं जो दोनों में डिफरेंस दिखाए, अंतर दिखाए, सुमंगलम विकास में और पारंपरिक सिद्धांत के, है ना, विकास में, पारंपरिक सिद्धांत में, दोनों में जो अंतर बताते हैं कुछ इस प्रकार हो सकता है। उसके बाद में लास्ट में आप लोग वही निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है ना। तो सभी पे मुझे बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा और स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, जीडीपी और जीडीएच, है ना, जीडीपी और जीडीएच, इन दोनों में अंतर क्या है। इसके अलावा वर्तमान में जीडीएच को अधिक महत्व दिए जाने के पीछे क्या रीजन है, जीडीपी की जगह जीडीएच को क्यों महत्व दिया जाता है ना। तो सकल घरेलू खुशहाली जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, याद रखिएगा। तो इसको ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है वर्तमान में, इसके रीजन बताने होंगे। ये पूरी इसकी स्ट्रेटेजी आपके सामने है, अब हर स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी सेम है, आप अगर आप तरीका देखेंगे ना, तरीका बिल्कुल सेम नजर आएगा आप लोगों को, इससे अलग नहीं जाएगा। लेकिन हर पेज हर प्रश्न पर अगर इसको डिस्कस करेंगे, शायद 3-4 घंटे क्लासेस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अब स्पीड से बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन आप लोगों को 15 क्वेश्चन ये डिस्कस करवाने वाला हूं। देखिए अगला प्रश्न है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न क्या है आपका, किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में पाए जाने वाले अंतर के प्रमुख कारणों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए अपने आप पे प्रश्न बहुत घुमाया हुआ है, सीधे सीधे उसने नहीं पूछा, लेकिन अब उसने मतलब प्रति व्यक्ति आय अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग क्यों पाई जाती है, वो कारण बताने हैं आपको। पर कैपिटा इनकम जो होती है ना हमारी, वो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पाई जाती है। तो ये अलग अलग पाए जाने के पीछे कारण क्या है, वो कारण आपको बताना है। दूसरा लिखा हुआ है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए, किस किस के बीच में, प्रति व्यक्ति आय
मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का ताकि आप लोगों की थोड़ा क्लियरली समझ आए ना। चलिए ब्लू लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी है ना, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इन दोनों में अंतर क्या है, और ये बताने के साथ ही इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक कल्याण का अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त सूचकांक क्यों माना जाता है। मतलब जीडीपी की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा अच्छा स्पष्ट मापक क्यों माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ रही है। इसे हम जीडीपी की अपेक्षा अगर प्रति व्यक्ति आय को देखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसका पता लगा पाते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो यहां पर अपने आप में 3 बातें आप लोगों से पूछी गई है। प्रति व्यक्ति आय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाने के पीछे कारण, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद दोनों में अंतर, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय का महत्व। महत्व मतलब जीडीपी को पीछे छोड़ करके प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्व देना क्यों है ना, मतलब अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। 3 चीजें आप लोगों से पूछ गई। इसका फॉर्मेट भी कुछ इस प्रकार रहेगा, एक और संक्षिप्त कर लिया। जैसे भूमिका में आप लोग लिख दोगे प्रति व्यक्ति आय का अर्थ समझा दीजिए, क्षेत्रीय असमानता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दे दीजिए। अब ये तो आप भी भली बात ही समझते हैं कि यार देखिए, जब बात होती है प्रति व्यक्ति आय की और प्रति व्यक्ति आय के अंतर की, कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रति व्यक्ति आय होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि क्षेत्रीय असमानता के कारण होती है। असमानता के कारण होती है भाई कि किसी क्षेत्र विशेष के मतलब क्षेत्र विशेष के लोगों का, किसी क्षेत्र के इनकम, लोगों की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है, तो इनकम कम ज्यादा होने का भी प्रभाव पड़ेगा। इस कारण क्षेत्रीय असमानता, तो इन दोनों को आप बेहतर तरीके से समझा दीजिए। इसके बाद में मुख्य भाग में आपने क्षेत्रीय अंतर के कारण बता दीजिए। जिस क्षेत्रीय अंतर की आप भूमिका में बात करेंगे उसके कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो कारण बता दीजिए। प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दोनों को आमने सामने टेबल में रख करके थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको कर दीजिए। आर्थिक कल्याण में प्रति व्यक्ति आय का महत्व क्या है, ये समझा दीजिए आप। प्रति व्यक्ति आय का महत्व क्या है, ये हो जाएगा। लास्ट में आपको एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना है। तो ऑलमोस्ट सभी की स्ट्रेटेजी जो है ना वो सेम ही होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण की संकल्पना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। यहां पर ना कुछ बच्चे प्रश्न देखकर डर जाएंगे, बोलेंगे सर इतने बड़े बड़े प्रश्न है, ये तो पढ़ते पढ़ते यहाँ इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे तो ऊपर का भूल जाएंगे, वापस ऊपर वाले को पढ़ेंगे तो नीचे वाला भूल जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत इजी। जितना बड़ा प्रश्न है आंसर उसका उतना इजी होता है, आपके पास लिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। तो अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण की संकल्पना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो जो आपका मेन की पॉइंट है उस पर मार्क कर लीजिए। तो क्या है यहाँ पर, क्षमता दृष्टिकोण की संकल्पना किसके द्वारा लिखा गया है, ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है दृष्टिकोण। और विवेचना करना, साथ में पारंपरिक विकास और समृद्धि के मापदंडों से इसकी भिन्नता स्पष्ट करना है। पारंपरिक विकास का सिद्धांत है, उस समृद्धि के मापदंड, इन दोनों से क्षमता दृष्टिकोण अलग है, ये आपको समझाना है। इसके अलावा विकास की प्रक्रिया में यह दृष्टिकोण कौन सा, क्षमता दृष्टिकोण, मानव कल्याण, विकल्पों की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को किस प्रकार केंद्र में स्थापित करता है, यह समझाना है। और इसी प्रश्न को अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, छोटा करके, कैसे कि विकास की पारंपरिक अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि केवल आय या उत्पादन में वृद्धि को विकास का पर्याय माप क्यों माना जा सकता है, पर्याय माप क्यों माना जा सकता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के आपको 2 सिद्धांतों को पढ़ना है। प्रश्न भले कितना ही बड़ा हो, 2 सिद्धांत आपको पढ़ेंगे तो आपका ये प्रश्न क्या है, ऐसा अगर पूरा पेज भर के भी प्रश्न बन जाएगा ना तो भी आप उसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्या पढ़ना है, सेन का क्षमता दृष्टिकोण सिद्धांत और एक पारंपरिक विकास का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपकी किताब में से आपका ये पूरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, चाहे ये कुछ कितने लाइन में, लगभग 5-6 लाइन में ना, तो ये 5-6 लाइन क्या इसकी डबल भी हो जाएगी ना, तो भी आप आसानी से आंसर दे करेंगे, घबराएंगे नहीं। और ये से बड़े बड़े प्रश्न जो ऐड करने के पीछे रीजन भी ये होता है दोस्तों, कि आप लोगों की जो दिमाग में एग्जाम सेंटर में टेंशन रहती है, और बाप रे इतना बड़ा प्रश्न कैसे लिखेंगे, उत्तर कितना बड़ा, ये सब नहीं होगा, डोंट वरी, है ना। तो अभी से आदत डालिए इनकी। चलिए प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। ये पूरी मैंने भूमिका लिख रखी है, माफ कीजिएगा, एक स्ट्रेटेजी लिख रखी है, रणनीति क्या हो सकती है आपके एग्जाम की ना। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत उलझाव वाला प्रश्न है, वो डिफिकल्ट है। बहुत सतर्क होकर के एग्जाम जो है माफ कीजिएगा घर पे अपनी किताब से पढ़िएगा इसको।
अगर समझ आ गया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, समझ नहीं आया तो दूसरे प्रश्न भी भूल जाओगे, है ना। तो आसानी से आराम से ठंडे दिमाग में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस क्या लिखा हुआ है, कुजनेट्स के उल्टे यू वक्र की व्याख्या कीजिए और इसका आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध है बताइए। बेसिकली मैंने इस पर क्लास ली है, आप चाहें तो इसका लेक्चर दे सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, वहां टाइप कर दीजिए कुजनेट का उल्टा यू वक्र और आगे लिख दीजिए लोधाजी क्लासेस, आपका ये लेक्चर खुल के आ जाएगा। लेक्चर होगा शायद, मुझे अब तो याद नहीं है यार, काफी टाइम हो गया तब लिया था मैंने, तो शायद 30-35 मिनट का ऐसा कुछ होगा। तो एक बार आप देख लेंगे तो ये पूरा आंसर उसका इसमें दिया गया है लेक्चर में ना। तो कुजनेट के ये जो यू वक्र का जो सिद्धांत है इसे आपको अच्छे से समझना है, इसके अंतर्गत ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, जिसको हम SDG बोलते हैं। तो ये सतत विकास लक्ष्य हमने 2030 के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अजय इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वे गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों का समाधान कैसे करता। तो ये जो एजेंडा है एसडीजीज का, है ना, तो इस एजेंडे में गरीबी उन्मूलन और असमानता को समाप्त करना, तो ये जो मुद्दे हैं ये कैसे कर पाएगा, तो उस पूरे सतत विकास लक्ष्यों को आपको पढ़ना चाहिए, इनको जो बेहतर समझ आ जाएगी। इस पर भी क्लास अवेलेबल है, आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत बताइए। एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत आपने कई बार पढ़ा होगा, इसको बेसिकली बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत बताइए, इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। समीक्षात्मक, है ना, समीक्षात्मक मतलब उसकी आलोचना भी आपको आलोचनात्मक रूप से करना है, ठीक है। और इसके अलावा अथवा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के विकास का सिद्धांत का वर्णन कर कीजिए, उस सिद्धांत के गुण दोष भी बताइए। दोनों प्रश्न सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम है, बस पढ़ने और समझने का तरीका है ना हमारा बदल जाता है। अब पहला प्रश्न बोलता है कि एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत समझाइए, और दूसरा प्रश्न बोलता है एडम स्मिथ के विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बताइए क्या अलग है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है। उसके आगे बोलता है पहला वाला प्रश्न कि इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। समीक्षात्मक का मतलब ये होता है कि अच्छाई भी बताइए और उसकी बुराई भी बताइए। कहने का मतलब एक सिक्के के जो दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं पर चर्चा कीजिए आप। वो दूसरे वाले प्रश्न में साफ साफ कह दिया, गुण दोष दोनों बताइए, है ना। तो ये थोड़ी सी मानसिकता में थोड़ा चेंज कीजिए आप लोग, है ना, समझ में थोड़ा चेंज कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है रोस्टोव का आर्थिक विकास का सिद्धांत। रोस्टोव का आर्थिक विकास का सिद्धांत जिसे हम टेक ऑफ कहते हैं, जैसे आत्मस्फूर्ति का सिद्धांत, है ना। इकोनॉमी में आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, थर्ड ईयर तक ऐसे नहीं आ गए आप लोग, है ना। तो रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण सिद्धांत में आत्मस्फूर्ति की अवस्था का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो रोस्टोव का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है उसमें एक अवस्था आती है, कि स्टेप आती है टेक ऑफ वाली, आत्मस्फूर्ति वाली, उसको समझाना है। साथ में भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए कि क्या भारत इस अवस्था को पार कर आत्मनिर्भर विकास की दिशा में अग्रसर हो चुका है। तो रोस्टोव का यह सिद्धांत बताने के साथ आपको यह भी बताना है कि क्या भारत वाकई में इस सिद्धांत के अनुसार विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, और हां तो उसके कुछ प्रूफ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अथवा में यही प्रश्न है, रोस्टोव के विकास मॉडल के अंतर्गत आत्मस्फूर्ति से आत्मनिर्भरता की अवस्था तक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस संक्रमण काल में उत्पन्न होने वाली प्रमुख आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियों की समीक्षा कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 10 है हेरोड मॉडल की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और यही प्रश्न आपसे पूछा सकता है हेरोड मॉडल के में छुरे की धार साम्यावस्था की साम्यावस्था समझाइए। तो कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो बोलोगे यार ये कहां से आ गया, कहीं हमें हिंदी साहित्य तो पढ़ने नहीं लग गए, है ना। तो छुरे की धार साम्यावस्था ये सिद्धांत है अपने आप में। तो हेरोड मॉडल जो है ना, जब हेरोड मॉडल को आप पढ़ोगे ना तो हंसते भी जाओगे, पढ़ते भी जाओगे और इजीली समझ भी आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ आएगा आपको, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर के तहत में जो आपको प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, सारे प्रश्न ए कैटेगरी के हैं, एक भी बी या सी कैटेगरी का नहीं है, टोटल ए कैटेगरी के। एक भी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निकोलस कार्ल डोर।
के वृद्धि मॉडल की व्याख्या। निकोलस काल्डोर के वृद्धि मॉडल का वृद्धि मॉडल कौन सा है, संक्षेप में पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब में भी संक्षेप में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, बहुत दिल से पढ़िएगा, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सारी बातें अपने आप समझ आ जाएगी कि प्रोफेसर गॉडगिल और प्रोफेसर वकील है ना या ब्रह्मानंद इन सबों ने क्या कहा है छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में, ये सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी को बचत क्षमता के रूप में उपयोग करने के संबंध में गॉडगिल, वकील है ना, प्रोफेसर वकील और प्रोफेसर ब्रह्मानंद ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 आपको देखने को मिलेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार बताइए। और प्रश्न नंबर 14 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समझाइए, इसमें लक्ष्य भी आ जाएंगे, उपलब्धियां भी आ जाएगी, उनके निष्कर्ष भी देना साथ में। और आखिरी प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना और योजना आयोग के बदले में नीति आयोग की स्थापना के पीछे के प्रमुख कारण क्या थे, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में क्या भिन्नता है समझाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर अपडेट है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब 2014 में बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने क्या किया था दोस्तों, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लेकर के आ गए थे, है ना। तो अब नीति आयोग चलता है, तो योजना आयोग को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में नीति आयोग भी पढ़ना पड़ेगा, और ये भी बताना है कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग क्यों लेकर आए। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न हो गए आपके दीर्घ प्रकृति के। अब मैं आपको देने वाला हूं 10 लघु प्रकृति वाले प्रश्न, जो सिंगल लाइन वाले होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको 8-10 लाइनों में देना है एग्जाम में। ठीक है ना, तो प्रश्न आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक भी प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, 2025 में एक टर्न लिया था एग्जाम में, किसने में लिया था, उसमें माफ कीजिएगा आपके फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स में जो पेपर सेट किया था ना उन लोगों ने 2025 में, वाकई में सारे बच्चों के होश उड़ा दिए। कैसे भी कितनी भी गहराई से पढ़कर जाइएगा फिर भी है ना, मतलब पता नहीं कहां से उन लोगों ने कुछ भी कर दिया, बहुत टफ बना दिया था। लेकिन जिन बच्चों ने 2000 क्लास इस प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन की तैयारी की थी ना, किसी एक बच्चे का बाल विवाह नहीं कर पाया था एग्जामिनर। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया इतना डीपली था कि सारे क्वेश्चन करके आए थे वो लोग। अब हो सकता है इस बार आपसे जो है आपके मेन सब्जेक्टों में कुछ धमाल कर दे, इसलिए डीपली जाइए। और जो 2026 का जो ये मॉडल पेपर जो मैं दे रहा हूं ये बहुत डीपली है। अगर पूरी ईमानदारी से जितने प्रश्न में देकर जा रहा हूं सारे प्रश्नों की तैयारी अपनी पूरी ईमानदारी से कर ली ना, यकीन मानिए आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठकर एग्जाम दे लीजिएगा वृद्धि एवं विकास के अर्थशास्त्र वाले सब्जेक्ट का। बाकी फिर मैं खड़ा हूं आपके साथ में, एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे। चलिए, तो अगला प्रश्न है लघु प्रकृति वाले में 10 प्रश्न फटाफट। पहला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास दोनों में क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 3 सतत विकास का महत्व और आवश्यकता बताइए। प्रश्न नंबर 4 लिंग संबंधित विकास सूचकांक क्या होता है, लिंग समानता के मापक के रूप में कि काम कैसे करता है। प्रश्न नंबर 5 है मानव गरीबी सूचकांक क्या होता है ना, जिसको हम HPI बोलते हैं, परंपरागत गरीबी मापों से कैसे इसको अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है शुम्पीटर का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7 है विभिन्न देशों के संतुलित विकास के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 8 है रॉबिन्सन मॉडल की मान्यता को बताइए। प्रश्न नंबर 9 है सोलो मॉडल की हेरोल्ड डोमर मॉडल से तुलना कीजिए। और प्रश्न नंबर 10 है नीति आयोग कैसे राज्य और अन्य हितधारकों के बीच में भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देता है समझाइए। ये 10 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की एक विशेषता होती है कि जो आपसे पूछा गया है आपको सिर्फ वही लिख करके आना है। ये आपका दीर्घ प्रकृति का प्रश्न नहीं है जहां अपने मन से अर्थ लिख दोगे, जहां अपने मन से अंतर लिख दोगे या अपने मन से व्याख्या कर दोगे निष्कर्ष नहीं। इन प्रश्नों की विशेषता होती है जो आपसे पूछा गया है आपको वही लिख करके आना है। क्लियर है, परिभाषा पूछी है तो परिभाषा ही लिखिए, अंतर पूछा है तो अंतर ही लिखिए, कारण महत्व विशेषता जो भी पूछी गई है ईमानदारी से उसी को लिखिए, वहीं से आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। चलिए समापन करते हैं आज के मॉडल पेपर का यहीं पर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए अगला मॉडल पेपर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। ठीक है, जिसकी ज्यादा कमेंट आएगी मैं उसको पहले लेकर आऊंगा, लेके सबको आऊंगा। सारे BA थर्ड ईयर में 35 सब्जेक्ट है जिनके मॉडल पेपर में लेकर आने वाला हूं, लेकिन पहले वही आएगा जिनकी कमेंट ज्यादा आएगी। ठीक है ना, चलिए आंसर शीट के बारे में समझ लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको हाल ही में दिए हैं, अगर इनके आंसर आप रेडीमेड चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है और आपको रेडीमेड आंसर चाहिए कि जिस प्रकार से जिस भूमिका के साथ मैंने आपको जिस स्ट्रेटजी के साथ मैंने आपको बताया है वो आंसर आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए, कहां पर बेहतर कंटेंट मिलेगा, तो अगर ऐसे नोट्स कस्टमाइज नोट्स आप चाहते हैं
तो दोस्तों आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या रेडी ऑलरेडी आंसर शीट अवेलेबल है, जिसमें अगर देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। लेकिन मैं बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप इसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, मतलब वृद्धि एवं विकास के अर्थशास्त्र का जो आप पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आप 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं ना, ओनली वन सब्जेक्ट के लिए। और लेकिन अगर आप ऑल सब्जेक्ट चाहते हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, अगर उनके पांचों सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, उन 5 सब्जेक्टों की नोट्स अगर आप एक साथ चाहते हैं, तो 50% डिस्काउंट के साथ में आप जो है यहाँ पर 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। ठीक है, 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान। इसके अलावा फाउंडेशन की भी आप तैयारी करना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो फाउंडेशन की नोट्स भी अवेलेबल है। 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको चारों सब्जेक्ट, चारों नोट्स फाउंडेशन की अवेलेबल हो जाती है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर सेंड करना है अगर आप चाहते हैं नोट्स, तो ना बाकी सारी प्रोसेस सब्सक्रिप्शन की वहीं समझा दी जाएगी और व्हाट्सएप पर ही आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सब PDF फॉर्मेट में है। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है, हेल्पफुल तो 100% होगा, ये तो मेरी गारंटी है। ये एग्जाम ही बताएगा आप लोगों को कि ये सेशन कितना हेल्पफुल आप लोगों के लिए। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअसली सभी सेशन आप तक पहुंचते रहे, सारे मॉडल पेपर की अपडेट आपको मिलती रहे, तो सेशन को लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।